हेलो गाइस, मैं राकेश कुमार और ये आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस डॉट ए सर। और अभी तक हम लोग पढ़े थे क्लास 10 का क्रैश को, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश की परावर्तन कैसे होती है, और प्रकाश की परावर्तन में हम लोगों ने बेस्ट टेक्निक सीखा था कि परावर्तन के गोलीय दर्पण से कैसे होती है, समतल दर्पण से कैसे होती है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने सीख रखा है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आज हम कुछ उसी के प्रकाश के परावर्तन के ऊपर आधारित कुछ हम इक्वेशंस यहाँ पर न्यूमेरिकल लेके हैं, उस न्यूमेरिकल को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने अवतल दर्पण और साथ साथ ही हम लोगों ने समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनती है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनती है, और तो अवतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, फिर समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज जो यहाँ पर है, हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखा है यहाँ पे, और दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने आसपास के डिस्टरबेंस को बंद कर दें। और सबसे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे या फिर जो फिर ट्यूशन नहीं ले पा रहे, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि कम से कम उनको ये वीडियो के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे रहकर आराम से स्टडी कर सके, और वो क्लास 10th जो है वो आराम से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, दूसरी चीज की अभी हुई जो ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है, मालूम पड़ा कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए, तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही ऑनलाइन पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का रेट बढ़ रहा है अभी, तो मालूम पड़ा है कि कहीं ना कहीं फिर से मे भी लॉकडाउन हो सकती है। तो आप कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन ही क्लास करना पड़ेगा घर से बैठकर। तो आप फोन लेकर पढ़ाई करने का हैबिट डालें। जैसे होता है क्या कि बहुत से बच्चे होते हैं क्या कि फोन लेकर गेम खेलना वगैरह वगैरह करते रहते हैं, या फिर वीडियोस देखना। तो बेकार की वीडियोस देखना या फिर गेम खेलना, उन सभी बातों से आप, उन सभी चीजों से आप बाहर आ जाओ। और कोशिश करो कि आप मोबाइल को ज्यादा से ज्यादा यूज पढ़ाई में करो, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो आप अभी से वो आदत डाल लो मोबाइल से पढ़ने की। मोबाइल लेकर बैठ जाओ, आराम से कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, अपने आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद कर दो, आराम से हमारे साथ पढ़ो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर दूर पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें ये भी बताना है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और साथ साथ यही बताना है कि क्या प्रतिबिंब सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा। इन सभी इंफॉर्मेशन हमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको सारा इस क्वेश्चंस के लिए जो भी टर्मिनोलॉजी हम अप्लाई करेंगे, जो कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का हम अप्लाई करेंगे, जो हम रिफ्लेक्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, जो परावर्तन की जो फॉर्मूला जो होती है मिरर फॉर्मूला कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इन सभी फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैंने बतला दिया है पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आप सबसे पहले तो आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करो, पॉज करके सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। जल्दी से आप सॉल्व करें, जल्दी से आप एक बार ट्राई करें, जल्दी से क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, ट्राई कर लिए। तो चलिए अब मैं करता हूं। तो यहां पर बच्चों दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले मैं देखो, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बच्चों आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आखिर उस क्वेश्चंस में दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल जब भी आपको सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। करना क्या है सबसे पहले कि क्वेश्चंस को ध्यान से, सॉरी ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहला चीज। इसके बाद फिर दूसरा चीज क्या करना है कि जो दिया है उसे लिख लेना है। दिए हुए राशि को क्या करना है, दिए हुए राशि को, जो राशि इसमें दिया हुआ है, दिए हुए राशि को लिखना है। क्या करना है, लिखना है। इसके बाद जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस मार्क कर लेना है। यानी कि पूछे जाने वाले राशि पर क्या करना है, पूछे जाने वाले राशि पर क्वेश्चंस मार्क करना है। क्या करना है, क्वेश्चंस मार्क करना है। और चौथे नंबर में है फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या है,
तो फॉर्मूला लगाना, इसके बाद आप फॉर्मूला लगाएं और 5वें नंबर में है इसको हल करना, तब जाकर आपका बिल्कुल आराम से न्यूमेरिकल से ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया, सिंपली ये 5 स्टेप, सिर्फ और सिर्फ इसी 5 स्टेप पर आप कितने बड़े से बड़े न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल होगा ना, अगर आपने 5 स्टेप लगा लिया ना कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा क्या कि दिए हुए राशि को लिखना है, तीसरा क्या कि पूछे जाने वाले राशि पर क्वेश्चंस मार्क करना है, चौथा क्या कि फॉर्मूला लगाना है, और पांचवा तब जाकर लास्ट में क्या करना है, इसको हल करना है। तो अगर आपने 5 स्टेप कर लिया बच्चों, तो 5 स्टेप आप जैसे ही करेंगे, सिंपली आपका क्वेश्चन जो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, और आप आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक एक करके स्टेप को फॉलो करते चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे क्या कि एक अवतल दर्पण दिया हुआ, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। चलो ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्वेश्चंस में आ गया कि अवतल दर्पण, तो हमारे माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि अवतल दर्पण कैसी होती है, उसकी फोकस दूरी कैसा होता है, उसकी फोकस उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, एक सब सारी चीजें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहता है कि इससे 25 सेंटीमीटर दूर पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, ये भी ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसके साथ साथ प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और फिर सीधा होगा या उल्टा, ठीक है। तो पहला स्टेप करता है बच्चों इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ना है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूं, मैंने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि दिए हुए राशि को लिखना है। तो अब इसमें देखो कि इसमें क्या क्या राशि तुमको दिया हुआ उसको लिख लो। तो यहां पे दिया हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, लिख लिया। अच्छा, तो अब आपको लिखते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो अवतल दर्पण की फोकस जो होती है, क्या वो निगेटिव होती है या पॉजिटिव, यानी कि वो ऋणात्मक चिन्ह इसके आगे रहेगा या इसके आगे धनात्मक चिन्ह रहेगा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो मैंने बताया था कि फोकस जो भी अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है, और इस तरफ हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव। तो यानी कि इसका फोकस क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, इस तरफ नेगेटिव, और इसी तरफ फोकस होगा तो होता है अवतल दर्पण के। तो जब अवतल दर्पण के इस तरफ फोकस होता है, तो यानी कि जो 15 सेंटीमीटर इसके आगे क्या लग जाएगा, तो इसके आगे लग जाएगा बच्चों माइनस, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहां पर हमें क्वेश्चंस में क्या मिल गया कि हमें फोकस दिया हुआ है कितना, -15 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कहता है कि इससे 25 सेंटीमीटर दूर पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है, यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर पर, तो 25 सेंटीमीटर दूर पर इसका जो वस्तु जो रखा है, कितने दूर पर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु की जो दूरी है, यानी कि यू, वो भी हमको दिया हुआ है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपको यह भी याद आना चाहिए कि जो वस्तु की जो दूरी जो हम लेते हैं वो क्या होता है अवतल दर्पण में, निगेटिव होता है, तो यानी कि इसके आगे भी क्या लगा देंगे, माइनस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंची कितनी ऊंची है वस्तु, ये दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है। तो कैसे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, हाइट। तो मैंने लिख लिया एच फॉर हाइट, और किसकी, तो वस्तु की, यानी कि ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने लिख लिया ओ, तो यहां से मिल गया हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिख लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा कहानी खत्म कि दिए हुए राशि को लिखना है, ये अब यहां से सारा इरेज कर दो कि दिए हुए राशि को हम लिख लिए। अगला पोर्शन अब क्या कहता है, इसको मैं इरेज करता हूं इस दर्पण को। अगला पार्ट हमारा क्या कहता है, अगला स्टेप, तो अगला स्टेप कहता है बच्चों कि पूछे जाने वाले राशि पर क्वेश्चंस मार्क करना है। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस मार्क कीजिए। तो कहता है कि कितनी दूर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कितने दूर पर बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम भी से दर्शाते हैं, और भी आपसे पूछ रहा है तो मैंने भी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इसके बाद फिर क्या पूछता है कि प्रतिबिंब का आकार, और प्रतिबिंब का आकार का मतलब क्या होता है, तो प्रतिबिंब का आकार को हम बोलते हैं बच्चों आवर्धन। क्या बोलते हैं इसको, आवर्धन। तो यानी कि आपको इसमें आवर्धन भी पूछ रहा है, और आवर्धन को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं, छोटा वाला एम, किससे, छोटे वाले एम से। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे कि और आपसे क्या पूछ रहा है, तो और आपसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन, यानी कि स्मॉल एम, यानी कि आवर्धन आपसे पूछ रहा है। क्लियर।
और जैसे ही हमारा आवर्धन निकलेगा हमको ज्ञात हो जाए कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा या सीधा। लाइट कट गई है तो थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप लोगों को इशू आएगी, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लाइट जल्दी आ जाएगी। तब तक हमारे पास इन्वर्टर का बॉल है, मैं उसको अभी यूज करता हूं, ठीक है। तो अब हमें ये तीसरा स्टेप जो पूछे जाने वाले राशि का पर क्वेश्चन मार्क, ये स्टेप भी हम पूरी तरह से हम पूरा कर लिए, ठीक है। चौथा स्टेप क्या कहता है कि फॉर्मूला लगाना, यानी कि अब हमको इसमें क्या करना है कि सोचना है कि अब इसमें कौन से फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो भैया जब भी दर्पण की बात आती है तो दर्पण का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या है, तो वो है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। तो यानी कि अब इसी फॉर्मूले को हमें यहां पे लगाना है। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हम यहां पे लिख लेंगे इस फॉर्मूले के कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब फॉर्मूला भी लगा लिए। अब जब फॉर्मूला लगा लिए तो इसको मिटा देंगे। अब क्या है, सिंपली हल करना। तो अब हल करने के लिए इस फॉर्मूले पर सब कुछ हम इसका फॉर्मूले में जो भी है सबका मान दे देंगे और सिंपली हम हल कर देंगे, हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो यहां पर है 1/f, तो 1/f की जगह कितना है, f बराबर कितना है -15, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों -15 बराबर 1/v, और v बराबर नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, तो सिर्फ v को मैंने v ही छोड़ दिया, प्लस 1/u, और u बराबर कितना है -25, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 1/-25। क्लियर? अब यहां से देखिए ये इस तरफ -25 है, जब ये -25 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/15 प्लस हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v। आई थिंक ये अब आपको समझ में आ रहा हो कितना आसान होता है न्यूमेरिकल सोल्व करना। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। न्यूमेरिकल सोल्व करना बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। न्यूमेरिकल सोल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये कभी भी जैसे होता है क्या कि बच्चे जो क्लास 10 को तो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे ही न्यूमेरिकल की तुरंत हड़बड़ा जाएंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि सिंपली आप ये 5 स्टेप लगाओगे ना, एकदम चौचक एकदम न्यूमेरिकल सोल्व करोगे भैया, एकदम चौचक एकदम चकाचक एकदम न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, बिल्कुल सही तरीके से सोल्व करोगे और बिल्कुल आपका आंसर भी एकदम राइट आएगा अगर ये 5 स्टेप आपने फॉलो किया। सबसे पहले क्या स्टेप बताया था कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या बताया था कि जो जो दिया है उसको लिख लो। तीसरा स्टेप क्या बताया था कि जो पूछ रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस मार्क कर लो। चौथा स्टेप क्या था, फॉर्मूला लगाना। और पांचवा स्टेप क्या करना है, इसको हल करना है। अब जल्दी से इसको हल करें, इसके बाद हमको हल करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप कुछ देर के लिए आप वीडियो को पॉज करें, जल्दी से आप इसको हल करें, जितना जल्द हो सकता है हल कीजिए। चलिए हो गया, तो चलिए अब जो है इसको हम करते हैं। अब जो है इसको हम यहां पर अब हम खुद अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर अब इस तरफ आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरफ है -1/15 और प्लस 1/25, तो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों 75। तो 75 बराबर हो जाएगा 1/v, और यहां से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 75, तो 5, तो इस तरफ हो जाएगा -5 प्लस 25 दिया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, नीचे में हो जाएगा कितना 75, और साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा और किसकी चिन्ह हो जाएगी, तो हो जाएगी 2/75, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस की तरफ ज्यादा है, तो -2/75 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, और यहां से बच्चों v इक्वल टू आ जाएगा 75। मैं इसको पूरी एक ही साथ दे दूं कि -25/2, -75/2। किसका किसका -75/2 आया था, किसका किसका -75/2 आया था। अब जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताएं किसका किसका -75/2 आया था। और अगर इस -75/2 को डेसिमल में अगर हम यहां से लिखेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों 37.5 सेंटीमीटर। अच्छा, और वो भी क्या, तो वो भी माइनस में, किसमें, माइनस में, माइनस में, माइनस इस, अच्छा, तो ये चीज तो हमें यहां से मालूम पड़ गई कि भैया जो प्रतिबिंब बनेगी वो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी।
इस माइनस का मतलब क्या हुआ? तो देखो, दर्पण जब हम बनाते हैं अवतल दर्पण इस तरह से, तो अवतल दर्पण के इस तरफ हम रखते हैं प्लस और इस तरफ लेते हैं माइनस। मैंने बार बार बोला है कि अवतल दर्पण के दाईं ओर क्या प्लस और बाईं ओर क्या माइनस। तो इस माइनस का मतलब यही हुआ कि जो प्रतिबिंब जो बन रही है वो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की जो दूरी पर जो प्रतिबिंब बन रही है वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने में बनेगी, यानी कि इस तरफ बनेगी, बाईं ओर बनेगी, ये मतलब हुआ। क्लियर? चलिए, तो हमारा जो है एक चीज यहां पर भी का मान यहां पे निकल गया। एक क्वेश्चन हमारा इस प्रश्न में दो दो प्रश्न छुपे हुए थे, जिसमें से हमारा एक तो सोल्व हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की यहां पे बात करते हैं। तो यहां पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है मैग्निफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं आवर्धन। तो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या होती है? देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो पता होगा कि वो क्या होता है, वो होता है माइनस भी अपॉन यू। जहां पर भी क्या है तो प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है तो वस्तु की दूरी। इसके साथ साथ बच्चों यहां पर रिलेशन भी होता है, किसमें? तो यहां पर रिलेशन होता है कि वस्तु की ऊंचाई क्या है और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, दोनों में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रिलेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। हाइट का मतलब ऊंचाई हो गया, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यहां पर हाइट का मतलब ऊंचाई और यहां पर आई का मतलब इमेज। अब सिंपली क्या करना है, इसमें आप मान बैठा दीजिए। तो माइनस को माइनस में भी का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी कितना है? तो वो है -37.5 अपॉन यू कितना है? तो यू का वैल्यू यहां पे देखिए लिख रखे हैं कितना, तो हो जाएगा -25 इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सिंपली 4 सेंटीमीटर अपॉन हाइट ऑफ इमेज, जो कि हमें फाइंड करनी है। अब सिंपली आप यहां से इसको क्या करें, तो इसका सिंपली यहां से आप कैलकुलेशन कर लें, आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी। वेरी सिंपल, आप यहां से क्या करें, आप इसका कैलकुलेशन कर ले, आपको सिंपली हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।